स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why were the pyramids built? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, यूं तो हमारा ये संसार अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है, फिर भी इसमें कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये बताने में भी असमर्थ हैं कि आखिर उन्हें सुलझा हुआ माना जाए या फिर अनसुलझा। अब आप उदाहरण के लिए बिग बैंग थियरी को ही ले लीजिए। लगभग संपूर्ण विज्ञान जगत इस बात की हामी भरता है कि हमारी सृष्टि का निर्माण बिग बैंग एक्सप्लोजन के माध्यम से हुआ है, लेकिन फिर भी इस थियरी को झुटलाने वाले कुछ तथ्य अभी भी अपने दावों पर खरे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सुलझाए बिना यूनिवर्स के ओरिजिन के रहस्य को पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि बिग बैंग को अभी भी एक हाइपोथेसिस या थियरी ही माना जाता है। और ऐसे ही कई रहस्य इस धरती के सबसे पुराने और इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाने वाले आर्किटेक्चरल मार्वल द ग्रेट पिरामिड से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुलझाने का दावा तो सालों से किया जा रहा है, लेकिन इनसे जुड़े प्रश्न हैं कि खत्म ही नहीं होते। यही कारण है कि ये पिरामिड्स आज भी सारी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं, जिसके चलते जहां एक तरफ इनके राज पता करने के लिए शोध और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन चलते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोज नई कंस्पिरेसी थियरीज भी जन्म लेती रहती हैं। लेकिन इस सब के बाद भी इन रहस्यमयी पिरामिड्स के बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या आज से पहले आपको पता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में नहीं बल्कि सूडान में है? या फिर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला मेक्सिको में है? यही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हमें ये पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। कभी कोई कहता है कि इनका निर्माण दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने किया था, तो कोई इसके लिए मिथोलॉजिकल सिटी एटलांटिस के रहवासियों को जिम्मेदार मानता है। वहीं कुछ का मानना है कि आज से 4,500 साल पहले निर्मित ये पिरामिड्स हमारी पृथ्वी को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले द्वार या पोर्टल्स हैं, तो कोई इन्हें महज कब्रगाह मानता है। तो इनमें से क्या सच है और क्या बस एक मनगढ़ंत कहानी? आज हम पिरामिड्स के इसी रहस्य को तथ्यों और सिर्फ तथ्यों के आधार पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपना यह सफर शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इजिप्शियन पिरामिड्स। दोस्तों, पिरामिड्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जिन 3 भव्य पिरामिड्स की तस्वीर बनती है या जिन्हें आप अक्सर अलग अलग मूवीज या टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं, वो असल में इजिप्ट के गीजा में स्थित हैं। इनका नाम इन्हें बनाने वाले 3 फैरोज या इजिप्शियन रूलर्स के नाम पर पिरामिड ऑफ खुफू, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौरे पड़ा है। लेकिन जैसे हर बड़े प्लान के एग्जीक्यूशन की शुरुआत छोटी ही होती है, इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी छोटी ही हुई थी। लगभग 2630 BC में इजिप्ट की 3rd डिनेस्टी के पहले फैरो जोसर या जोसर द्वारा इजिप्ट के सकारा में दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड का निर्माण कराया गया। हालांकि इन्हें निर्मित करने का श्रेय जोसर के वजीर इमोटेप को दिया जाता है। इमोटेप के नाम से शायद आप सभी फेमिलियर होंगे, क्योंकि पिरामिड्स के इर्द गिर्द बनी फेमस द ममी सीरीज की मूवीज और टीवी शोज में अक्सर इमोटेप का जिक्र होता है। ये दुनिया के पहले एविडेंटली एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्ट माने जाते हैं। यही नहीं, इजिप्शियन रिकॉर्ड्स में इमोटेप को इजिप्शियन गॉड ऑफ विजडम और मेडिसिन माना गया है। जोसर का ये पिरामिड अपने आप में नायाब है, क्योंकि ये एक सीढ़ीदार यानी स्टेप पिरामिड है और लगभग 4000 साल से वक्त के थपेड़े झेलने के बाद आज भी खड़ा है। इस क्रम में अगला नंबर आता है इजिप्ट के मेडम में स्थित कोलैप्स्ड पिरामिड और अल हराम अल क़दाब का, जिसका अरबिक में मतलब होता है नकली पिरामिड। इसे ये नाम अपने स्ट्रक्चर की वजह से मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस पिरामिड के निर्माण की शुरुआत फैरो हूनी ने करवाई थी, लेकिन इसे कंप्लीट करने का श्रेय उसके बेटे स्नेफ्रू को जाता है। इन 2 अलग अलग शासकों के अंडर बने इस पिरामिड के निर्माण के समय इसमें कई बदलाव किए गए, जिस वजह से इसे वो मजबूत और स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूइटी नहीं मिली। यही कारण है कि अपना आढ़ा टेढ़ा और असमतल स्ट्रक्चर लिए ये सो कॉल्ड फॉल्स पिरामिड आज भी जर्जर अवस्था में खड़ा दिखाई देता है। हालांकि कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन इजिप्शियन पिरामिड आर्किटेक्चर में यहीं से बहुत से बदलावों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि कोलैप्स्ड पिरामिड को पूरा करने के अलावा फैरो स्नेफ्रू ने दाशूर में बेंट पिरामिड का निर्माण भी कराया था। अब इसके नाम के पीछे भी दिलचस्प कहानी है।
कहते हैं स्नेफ्रू चाहता था कि इस पिरामिड की बाहरी सतह चिकनी हो, न कि इसके पहले के पिरामिड्स की तरह सीढ़ीदार। ऐसे में अपने फ़ैरो की ये इच्छा पूरी करने के लिए उसके कामगार ने बड़ी मशक्कत से तकरीबन 70% पिरामिड चिकनी सतह के साथ ही बना दिया। लेकिन उनके पिरामिड का बेसिक डिजाइन चिकनी सतह को होल्ड कर पाने में अक्षम था, क्योंकि यह डिजाइन तो पारंपरिक सीढ़ीदार पिरामिड के अनुरूप ही बनाया गया था। ऐसे में बचे हुए 30% ऊपरी पिरामिड में बदलाव करने की जरूरत पड़ी और उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में कमी लाई गई, जिसके चलते इस पिरामिड का ऊपरी हिस्सा अंदर की ओर बेंट है। लेकिन पिरामिड को पिरामिड कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि इसे स्टेयर्ड या सीढ़ीदार पिरामिड से स्टीप साइडेड और चिकनी सतह वाले पिरामिड्स के बीच की कड़ी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस कड़ी को भी उसके अंजाम तक ले जाने का श्रेय फ़ैरो स्नेफ्रू को ही जाता है। अपने पहले 2 प्रयासों में एक एस्टैब्लिश्ड पिरामिड बनवा पाने में असमर्थ रहे स्नेफ्रू ने इसके बाद दाहसूर में ही लगभग 2600 BCE में तीसरे पिरामिड की नींव रखी। यह स्नेफ्रू द्वारा बनवाया गया तीसरा और सबसे बड़ा पिरामिड था। रेड लाइमस्टोन से बने इस रेड पिरामिड को दुनिया का पहला ट्रू पिरामिड माना जाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2600 BC आते आते दुनिया ने अपना पहला ट्रू पिरामिड देख लिया था। लेकिन दुनिया के 7 अजूबों में से एक और 1889 में आईफिल टावर के बनने से पहले तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड क्रिएशन बने रहने वाले गीजा के मशहूर पिरामिड्स का पदार्पण होना अभी बाकी था। लगभग 2570 BC में फ़ैरो स्नेफ्रू के बेटे फ़ैरो खुफू ने इजिप्ट में विश्व प्रसिद्ध द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा का निर्माण कराया। वहीं इसके पास ही 2520 BC में खुफू के बेटे खाफरे ने पिरामिड ऑफ खाफरे का निर्माण करवाया। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में खाफरे ने अपने पिता के नायाब पिरामिड को भी कुछ हद तक मात देने का काम किया। अपने इस पिरामिड को एक ऑप्टिकल इल्यूजन के माध्यम से बड़ा दिखाने के लिए खाफरे ने अपने पिरामिड का निर्माण एक बेडरॉक फाउंडेशन पर करवाया। यही नहीं, इस पिरामिड में मॉर्चुरी कॉम्प्लेक्स की डिटेलिंग पर भी खास ध्यान दिया गया और इसे और भी ज्यादा इलैबोरेट बनाया गया। लेकिन इसके बाद भी इस पिरामिड का सबसे नोटेबल फीचर इसके पास स्थित ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा का वो स्टैच्यू है, जो आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। लाइमस्टोन से बने इस अद्भुत स्टैच्यू का शरीर लायन का है, जबकि सिर आदमी का, जिसे फ़ैरो काफरे के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जाता है। वहीं कुछ का मानना है कि यह स्टैच्यू एक पावरफुल इजिप्शियन सन गॉड रा होराख्ती को रिप्रेजेंट करता है, जो रॉयल पावर के इनकार्नेशन के रूप में इजिप्शियन टेम्पल डोर्स का प्रोटेक्टर है। अब इस अनसुलझे रहस्य के बारे में सही अनुमान लगाना तो कठिन है कि आखिर इस स्फिंक्स को बनाने का असल मकसद क्या था। लेकिन जो एक बात प्रमाण के साथ कही जा सकती है वो ये कि मिथिकल क्रीचर का यह स्टैच्यू दुनिया का सबसे पुराना मोस्ट रिकग्नाइजेबल स्टैच्यू है। खैर, इस कड़ी का आखिरी पिरामिड प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड में मेनकौरे का निर्माण 2490 BC में 4th डिनेस्टी के 6th फ़ैरो मेनकौरे ने करवाया था। यह पिरामिड इन विश्व प्रसिद्ध गीजा के 3 पिरामिड्स में सबसे छोटा है और काफरे के पिरामिड का लगभग 1/10 है। हालांकि इस पिरामिड से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि 12th सेंचुरी AD में दूसरे अयूबिद सुल्तान अल मलिक अल अजीज ने इन पिरामिड्स को ध्वस्त करने की ठानी और इसकी शुरुआत उसने पिरामिड ऑफ मेनकौरे से ही की। जाहिर सी बात है कि उसने सोचा होगा कि तीनों में से सबसे छोटे इस पिरामिड को डिस्ट्रॉय करने के बाद बाकी दोनों का भी यही अंजाम किया जाएगा। इस काम के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बुलवाया और उन्होंने लगभग 8 महीने तक ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं इतनी मशक्कत का नतीजा क्या हुआ? 8 महीने के अथक प्रयासों के बाद भी सुल्तान के मजदूर मेनकौरे के पिरामिड के नॉर्दर्न फेज के बस एक वर्टिकल पर कुछ चौड़ी दरार ही बना पाए, जो आज इस पिरामिड की पहचान बन गई है। अपने मजबूत स्ट्रक्चर और विलक्षण स्टाइल की वजह से इन मजदूरों के लिए इसके पत्थर हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। वो बमुश्किल एक पत्थर हटाते तो उसकी जगह दूसरा पत्थर ले लेता। ऊपर से इतनी भारी भरकम पत्थरों को पिरामिड से हटाकर अलग करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। ऐसे में 8 महीने तक पैसा पानी की तरह बहाने के बाद सुल्तान ने यह कोशिश ही छोड़ दी। लेकिन इससे एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब 12th सेंचुरी AD में ये पिरामिड तोड़े नहीं जा सके, तो 25 से 2600 BCE में ये बनाए कैसे गए? Why were they built? But more importantly, how were they built? ये प्रश्न आज भी सारी दुनिया के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।
कि आखिर इन पिरामिड्स का निर्माण हुआ कैसे। कैसे ये भारी भरकम पत्थर एक जगह से यहां लाए गए और कैसे इन्हें इतनी ऊंचाई पर इस क्रम में चढ़ाया गया। इसके बारे में सबकी अपनी अपनी थियरीज हैं। कुछ इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स और फिजिक्स का हवाला देते हुए टेम्पररी स्लोप्स, रोलर्स और रैंप्स के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो कुछ अपनी कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए इसके पीछे एलियंस के हाथ होने की बात करते हैं। वहीं एक थियरी के मुताबिक तो इसके पीछे समुद्र के भीतर बसी मिथोलॉजिकल सिटी एटलांटिस का हाथ होने की बात की जाती है। लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो आज तक इस बात का कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है कि इन पिरामिड्स का निर्माण आखिर किया कैसे गया। कुछ यही हाल दूसरे प्रश्न का भी है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था। लेकिन इस प्रश्न के बारे में तथ्यों के आधार पर कुछ कयास जरूर लगाए गए हैं। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स का यह मानना है कि पिरामिड्स को बनाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि इन पिरामिड्स को इजिप्शियन गॉड्स को समर्पित किया गया था और उनके सम्मान में ही फैरो द्वारा ये पिरामिड्स बनवाए गए थे। साथ ही इन पिरामिड्स में इजिप्शियन फैरो को दफनाया जाता था। इजिप्शियन मान्यता के अनुसार एक स्पिरिट को ह्यूमन बॉडी की डेथ के बाद भी एक लंबा सफर तय करना होता है। ऐसे में इन फैरो के साथ बहुत से वैल्यूबल और यूजफुल आर्टिकल्स भी इन्हीं पिरामिड्स में दफनाए जाते थे ताकि ये फैरो की आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में काम आ सकें। वहीं दूसरी ओर इजिप्शियंस का यह मानना था कि इस धरती का क्रिएशन एक प्राइमोर्डियल माउंड से हुआ था और इन पिरामिड्स का ये शेप उसी माउंड को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि इस सभ्यता में सीक्रेट माना जाने वाला बेनबेन स्टोन, जिसे इसके आकार की वजह से पिरामिडियन भी कहा जाता है, इन पिरामिड्स के टॉप स्टोन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है और इन पिरामिड्स को एक तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पोर्टल बना देती है। यही कारण है कि इन पिरामिड्स के फॉर्मल नाम भी सूर्य से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए दाशूर में स्थित बेंट पिरामिड फॉर्मली द सदर्न शाइनिंग पिरामिड कहलाता है। वहीं एल लाहून में स्थित सेन्यूसरेट II का पिरामिड सेन्यूसरेट शाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, सारे इजिप्शियन पिरामिड्स नाइल नदी के वेस्ट बैंक पर स्थित हैं, जो कि ढलते हुए सूरज को रिप्रेजेंट करती है और इसीलिए इसे इजिप्शियन मिथोलॉजी में रेल्म ऑफ डेड से भी एसोसिएट किया गया है। हालांकि इन सो कॉल्ड पोर्टल्स के असल मायने को समझा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी कुछ एनग्रेव्ड सोर्सेज और एंशिएंट टेक्स्ट्स के आधार पर माना जाता है कि इन पिरामिड्स का निर्माण एक तरह की रेजरेक्शन मशीन के तौर पर किया गया था, जिसके माध्यम से बेरिड फैरोज की सोल सीधे अबोर्ड ऑफ गॉड्स में जा मिलेगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि धार्मिक मान्यताओं और धन के ऐश्वर्य के अनूठे मेल ने ही हमें पिरामिड्स जैसा अनोखा तोहफा दिया है, जिसने इन फैरोज की स्पिरिचुअल जर्नी में अपना योगदान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया और दुनिया आज भी उन्हें इन पिरामिड्स की वजह से जानती है। पिरामिड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इन दोनों तथ्यों से मेल खाते हुए पिरामिड्स हमें दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। 300 BC से 300 AD के बीच सूडान के नूबियन किंग्स और क्वींस के लिए 200 से ज्यादा बैरियल पिरामिड्स का निर्माण कराया गया। ये पिरामिड्स इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह विशाल तो नहीं, पर फिर भी इनके आधार पर यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स सूडान में ही हैं। इसी तरह चाइना के शियान और लियोयांग रीजन्स में भी चाइनीज एम्परर्स के बैरियल के लिए बनाए गए पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, जबकि इसके उलट ग्वाटेमाला के टिकल में स्थित 5 विशालकाय पिरामिड्स का निर्माण 300 से 900 AD के बीच मायंस द्वारा अपने गॉड के टेम्पल के रूप में करवाया गया था। इसी तरह मेक्सिको के तेओतिहुआकान में भी गॉड ऑफ सन और मून के लिए निर्मित पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड भी एक टेम्पल ही है। मेक्सिको के चोलुला में स्थित ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला या तलाचीहुआल्टेपल्ट के नाम से मशहूर ये पिरामिड एज़्टेक कल्चर के गॉड क्वेटज़लकोअट्ल को समर्पित है। ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया में निर्मित लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट भी है। इस पिरामिड को 3rd से 9th सेंचुरी के बीच 4 अलग अलग स्टेजेस में बनाया गया था। जब 1509 में स्पेनिश यहां पर आए, तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर मिट्टी और वेजिटेशन के ढेर में दबकर एक पहाड़ का रूप ले चुका था। ऐसे में इसे एक पहाड़ मानकर उन्होंने इसकी चोटी पर एक चर्च का निर्माण कर दिया। आज भी इन दोनों मॉन्यूमेंट्स के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के चलते इस पूरे पिरामिड का एक्सकेवेशन नहीं किया गया है, जिससे एक नजर में ये आज भी पहाड़ पर स्थित एक चर्च ही जान पड़ता है। ऐसे में हम देख सकते हैं
कि दुनिया भर में इन पिरामिड्स का निर्माण कराया गया, जो आज भी सारी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब इन पिरामिड्स की गुत्थी कभी सुलझे या ना सुलझे, उनसे जुड़े इन अनसुलझे रहस्यों के बीच एक प्रश्न और भी है, जिसे लेकर हिस्टोरियंस एक मत नहीं हो पाते। क्या इजिप्ट ने इन मशहूर पिरामिड्स को बनाया या फिर इन पिरामिड्स ने ही इजिप्ट को बनाया? क्योंकि सालों साल चली इस निर्माण प्रक्रिया में न केवल दुनिया को ये पिरामिड्स मिले, बल्कि इनके माध्यम से इजिप्शियन कल्चर, फिलॉसफी और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को भी दुनिया में पहचान दी। इन पिरामिड्स के इनर पैसेजेस और बैरियल चेंबर की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और सेक्रेड टेक्स्ट्स की मदद से ही आज भी 4000 साल पुराना इजिप्शियन कल्चर जिंदा है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।